हेलो डियर, आपका मेंसुरेशन 3D की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो पुरानी क्लासेस हैं वो समझ में आ रही होंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आज फील कर रहा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कई चीज़ों को लेकर जल्दी हो जाती है। जैसे आपके मन में ऐसे हो सकता होगा कि भाई जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर रिविज़न को स्टार्ट करें। हालांकि अभी हम रिविज़न भी कर रहे हैं, एक बार तो आप कर चुके हैं, फिर भी आपके मन में होगा कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, अगला चैप्टर कब आएगा, या फिर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, जल्दी से मार्क्स बढ़ जाएं, हैं, या कोई और काम होगा आपको मन में कि भाई ये काम जल्दी से हो जाए, लाइफ के अंदर कोई और काम हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सबके मन में होता है। भाई मेरे मन में कोई अलग तरह के काम हो सकते हैं कि यार ये काम हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इस जल्दबाजी के कारण आज जो हमारी लाइफ की क्वालिटी हम जी सकते हैं वो थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो जाती है, या फिर आज का हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कई बार। है भाई, हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर आस लगाए बैठे हैं जो अभी नहीं हुई है या कुछ टाइम बाद होएगी, तो क्या है, फिलहाल थोड़ा सा तो ये होगा यार ये और हो जाना चाहिए था। तो एक कबीर का दोहा है, वो बहुत ज़रूरी है, मतलब बार बार अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं बस उनको करते रहो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। वो दोहा मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो मैंने सुना था, यूपीएससी पढ़ाते हैं एक टीचर, विकास दिव्य कीर्ति, मोस्ट प्रोबेबली आप उनको जानते होंगे, बढ़िया टीचर हैं। दोहा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वहाँ से ही सुना था वो कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अपने मन को हम बोल सकते हैं कि भाई धीरे, थोड़ी सी पेशेंस रखो, सब कुछ धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि माली इतना पानी देता है, वो वेट करता रहेगा कि मैं पानी दे रहा हूँ, फल आया कि नहीं, नए पत्ते आए कि नहीं, है? लेकिन जब उस चीज़ का सीजन आएगा, जब उसका राइट टाइम होएगा तो वो चीज़ होएगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल रहा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उसका फल नहीं आ रहा तो कोई ऐसी दैवीय शक्ति काम कर रही है कि जब उसका टाइम आएगा वो अपने आप हो जाएगा। नहीं, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि कई चीज़ें पेशेंस रिक्वायर करती हैं। जो हम इनपुट देते हैं, जो हम मेहनत देते हैं किसी भी काम के अंदर, उनके अंदर एक इनपुट और होता है, क्या? पेशेंस। इनपुट देते रहो, अभी आउटपुट आने का वक्त नहीं है, आउटपुट आएगा। हम आउटपुट के धीरे धीरे पास जा रहे हैं, बस हमें पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम धीरे 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 धीरे, तो जैसे आप पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो क्या है, आप रोज एक एक कदम पास जा रहे हो, उतना आपको पता नहीं चल रहा। तो हमारे मन में इम्पेशेंसी हो जाती है कि यार कब होएगा ये काम, कब होएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी इनपुट है कि पेशेंट हम हो जाएं उस चीज़ को लेकर, ताकि हम लगातार वो काम कर सकें, खुशी से वो काम कर सकें। कोई नहीं यार, अभी अपना काम करने का टाइम है, रिजल्ट आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, काम करते रहो, ताकि आप आज की लाइफ क्वालिटी भी ख़राब ना हो, है। और अगर पेशेंस होएगी तभी तो लंबे टाइम तक मेहनत कर पाएंगे, नहीं तो आप बीच में हाथ कर दोगे खड़े कि भाई नहीं यार नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर ली फिर भी नहीं हो रहा। तो ये दोहा भी, जब भी लाइफ के अंदर कभी भी आपको जल्दबाजी फील हो कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखनी है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपसे पीछे हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं है जो आपके पास हैं। और आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपके आगे भी लाखों करोड़ों लोग रहेंगे। ठीक है, अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं स्वस्थ हूँ, जो भी चीज़ें हैं, और खुश होकर काम करते रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। ठीक है, आज की लाइफ क्वालिटी ख़राब नहीं करनी जल्दबाजी में। आज का काम जो आपके हाथ में है वो करो। आज का क्या काम है, आज आपने पढ़ना, वो पढ़ाई की कि नहीं? कल जब आएगा तो कल का काम भी करेंगे, जब परसों आएगा परसों का काम भी करेंगे। हम आज परसों की टेंशन क्यों ले? क्या पता बहुत बढ़िया जाने वाला हो परसों और आज आप टेंशन ले रहे हो, तो ये तो फिर काम खराब हो गया। एक बढ़िया जाने वाली चीज़ थी, उसकी टेंशन ले ली, ये तो खाम खा की फ्री की टेंशन ले रहे हो। आज के दिन आज की जिम्मेवारी उठाओ, आज बढ़िया डिसीजन लो। 100% परफेक्शन भी अपने आप से उम्मीद मत रखो। 100% परफेक्ट काम करने की ज़रूरत नहीं, बस काम करने की ज़रूरत है। जितने भी परफेक्शन के साथ वो हो रहा है बस करते रहो,
उसको जितना टाइम, मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दो। तो धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर आप ठीक इनपुट दे रहे हैं, ठीक मेहनत कर रहे हैं, तो चीज़ें अपने आप ट्रैक पर आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड, ये सेकंड लास्ट लेक्चर है अपना मेंसुरेशन 3D का। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, मेंसुरेशन 3D खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही अपना एडवांस मैथ खत्म होएगा, जो अरिथमेटिक मैथ्स है वो अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा खेल है। एडवांस मैथ में ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने अगर पहले नहीं देखे तो शायद आपसे ना हो, है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ते हैं। ऐसा हो तो अरिथमेटिक में भी सकता है, लेकिन एडवांस में कहीं ना कहीं ज़्यादा डिग्री पे ऐसा होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मैथ्स को मैं कम क्वेश्चंस में, एडवांस के कंपैरिजन में कम क्वेश्चंस में आपको बहुत ही एफिशिएंटली करा सकता हूँ। तो सिलेबस की टेंशन मत लो, वही धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ठीक है, मैं पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ। अगर कभी बीमार भी हूँ तो एक वीडियो तो बनाने की कोशिश करता हूँ, दिन में 2 नहीं बना पाऊँ तो। और देखो रेगुलरली 2 वीडियो चल रही हैं। स्टार्टिंग में लॉन्चिंग हुई तो एक वीडियो का ये था कि एक वीडियो करेंगे, बट एसएससी तेज हुई तो मैं कह यार 2 करेंगे। हैं, तो टेंशन मत लो, जितना बेस्ट किया जा सकता है उससे एक स्टेप आगे ही करेंगे हम, जितना अपने पास टाइम है उसमें। ठीक है, तो इससे बेस्ट और कोई क्या ही कर सकता है। ठीक है, लगातार मैं भी लगा रहूँगा, आप भी लगा रहेंगे, तो टेंशन क्यों लेनी है, बस लगे रहो, बीच में छोड़ो मत काम को। ठीक है भाई, ओके, चलो तो फिर करो ये। Find the number of lead balls, each 1 centimeter in diameter, that can be made from a sphere of diameter 12 centimeter. ओके जी, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ मैं आपको एक बार क्वेश्चन की। मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया के जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो सारे सिमिलर हैं। दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं। दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर हैं। दुनिया की सारी रेक्टेंगल सिमिलर नहीं है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अलग अलग हो सकता है। हाँ, अगर दुनिया में 2 अलग अलग रेक्टेंगल हैं जिनकी चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 3:5 है तो वो सिमिलर हो गए। दुनिया के सारे सर्कल, अब स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से स्क्वायर में तो भैया सारी साइड बराबर हैं, सारी साइड बराबर हैं, सारे एंगल सेम हैं, सारे एंगल सेम हैं। तो दुनिया में कोई भी 2 स्क्वायर बनाओगे, हो सकता है वो सेम साइज के ना हो, बट वो समरूप होंगे, वो सिमिलर तो होंगे। ऐसे ही दुनिया में कोई भी 2 सर्कल बनाओगे तो वो सिमिलर तो होंगे। दुनिया में कोई भी 2 सफियर बनाओगे तो वो सिमिलर तो होंगे मेरे भाई। कोई भी 2 सफियर बना लो, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है। इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हो सकते हैं स्पेस में, उन सबको इकट्ठा करके सफियर बना दिया। दुनिया में कोई भी 2 क्यूब बना लोगे वो सिमिलर होंगे। तो समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग लगती है वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर, सिमिलरिटी वाली ही अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई भी 2 सिमिलर फिगर हो, चाहे वो 2D में हो या 3D में हो, ठीक, अगर उनकी 1 डायमेंशनल कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि अगर मैं 2 सफियर को कंपेयर करूं, ये अपने पास 2 सफियर हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस, मान लो इनके रेडियस का रेशियो A:B है। ये एक 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है रेडियस, या फिर इनका आप कुछ भी मान लो 1 डायमेंशन में, भाई इनका डायमीटर मान लो, कुछ भी मान लो जो 1 डायमेंशन में है, इनके रेडियस का रेशियो A:B है, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो होएगा A²:B²। ये एक 2D क्वांटिटी है। इनका वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो होएगा A⁵:B⁵। ठीक, तो अगर मेरे पास 2 सफियर हैं और मैंने इसके कंपैरिजन में ये जो सफियर है इसका रेडियस फॉर एग्जांपल 1/5 है, मान लो इसके कंपैरिजन में इसका रेडियस 1/5 है, ठीक है, इसका रेडियस 1 है तो वो उसका रेडियस 5 है। तो देखो इसका रेडियस 1 है तो उसका रेडियस 5 है, तो वॉल्यूम का क्या रेशियो होएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो होएगा 1/3 यानी कि इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो उसका वॉल्यूम 125 यूनिट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका रेडियस 1/5 है तो 5 का क्यूब करोगे 125, उसमें से ऐसे ऐसे 125 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए, उसमें से ऐसे ऐसे 125 गोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो उसका वॉल्यूम 125 यूनिट है। इसको अगर मैं पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगा तो वॉल्यूम ही तो इक्वेट होएगा ना,
यहाँ पर सारी गोलियों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। तो ये बात डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, छोटी लेड बॉल का जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है, बड़ी लेड बॉल का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे रेडियस हो या डायमीटर हो, है तो वन डायमेंशनल क्वांटिटी। डायमीटर का जो रेशियो है वही रेशियो रेडियस का होएगा, क्योंकि डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा। हमें सिर्फ ये देखना, अच्छा वन डायमेंशनल क्वांटिटी का रेशियो है क्या है, वो है 1:12। अच्छा जी, इसका अगर 1 है वो क्वांटिटी, इसकी 12 है, तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो 12 का क्यूब आएगा 1728, 1728। तो इसमें से ऐसे ऐसे 1728 बॉल बन जाएंगे। तो डायरेक्टली इसको आंसर करने के काबिल आप होने चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ी, थोड़ा सा समझा और उत्तर दे दिया। तो ये कंसेप्ट क्लियर है भाई, वही सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट है। मैंने कोई नई चीज़ सिखाई, नई चीज़ नहीं सिखाई, तो आप इसको ऐसे देखने के लायक होने चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं। टेंशन मतलब ब्लैक स्क्रीन भी लूंगा, वो स्टार्टिंग में डायग्राम था ना, ये लो बोलो। लेट ए एंड बी बी टू सॉलिड स्फीयर्स, ए और बी दो सॉलिड स्फीयर हैं, दस दैट द सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300% हाइयर। तो बी का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी है भाई, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, एरिया है, उसका सरफेस एरिया इससे 300% ज़्यादा है, यानी कि इसका अगर 1 है तो उसका 4 है, इससे 3 गुना नहीं है, इससे 3 गुना ज़्यादा है, 300% मोर है सरफेस एरिया ऑफ ए। अगर 2D क्वांटिटी का ये रेशो है तो 1D क्वांटिटी, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, जो भी हो गया, उनका रेशो होएगा 1:2, और 3D क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम का रेशो होएगा 1:8। इनका क्यूब किया, यहाँ से वहाँ जाने के लिए स्क्वायर रूट किया। ठीक है जी। द वॉल्यूम ऑफ ए इज फाउंड टू बी k% लोअर देन वॉल्यूम ऑफ बी। तो ए का वॉल्यूम बी से k% कम है, तो कितना कम है, 7 कम है 8 से, तो 7/8 कितना होता है, 87.5%। परसेंटेज में आप पढ़ेंगे और आपने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक, ऑप्शन बी सिंपल आया हुआ क्वेश्चन था ये लास्ट। ये बताओ, इफ ए हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड 4 स्फीयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मेड, 4 स्फीयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मेड। हमारे पास एक हेमिस्फीयर था, उसको हमने मेल्ट कर दिया और इसको मेल्ट करके 4 स्फीयर बन गए बराबर वॉल्यूम के। ठीक है जी। द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर विल बी इन कंपैरिजन विद इन हेमिस्फीयर विल बी। इस हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में हर एक स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो बिना कुछ लिखे सिर्फ दिमाग में सोचकर इसको आंसर करने के लायक हम होने चाहिए। ऐसे देखो, हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है और कई छोटे छोटे स्फीयर हैं। अगर स्फीयर के इस आधे टुकड़े से मैं 4 बड़े बड़े स्फीयर बना सकता हूँ हेमिस्फीयर के इस टुकड़े से, हैं, तो अगर मैं ऐसा ही एक और टुकड़ा ले आऊँ तो 4 स्फीयर इससे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस स्फीयर का कुछ रेडियस है, इसका भी वही होएगा, मैं एग्जैक्टली सेम लेकर आया हूँ। ठीक है, ओके, और इनका कुछ छोटा रेडियस है, मान लो स्मॉल r। तो इस बड़े स्फीयर में से छोटे स्फीयर कितने बनाए जा सकते हैं, आधे हिस्से से 4, आधे हिस्से से 8। मैं पूरे स्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो पूरे स्फीयर से 8। तो इस स्फीयर का और इस स्फीयर, बड़े स्फीयर, बड़े गोले और छोटे गोले का वॉल्यूम का क्या रेशो है, वॉल्यूम का रेशो है 8:1। अब ये मत बोलना 8 तो वहाँ पर है, 1 यहाँ पर, इसका वॉल्यूम 8 गुना है, क्योंकि 8 स्फीयर बनाए जा सकते हैं। उसका अगर इसमें से इसका 1 यूनिट है तो इन सारों का मिलाकर इसका बनता है। तो अगर 8 स्फीयर बनाए जा सकते हैं तो 2 का क्यूब है, तो रेडियस हाफ होएगा। डायरेक्टली आपको ऐसे दिखना चाहिए, आधे गोले से 4 गोले बन रहे हैं तो पूरे गोले से 8 गोले बनेंगे, यानी कि रेडियस आधा है छोटे वाले का। वॉल्यूम का रेशियो 8:1 है, ये एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो रेडियस का रेशियो क्या होएगा, क्यूब रूट करेंगे 2:1, इसका रेडियस 2 है तो इसका 1। ठीक है, उसने आपको आधे गोले की सच्चाई बता दी, पूरे गोले की तो आप निकाल ही सकते हैं, पूरे गोले से क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो इसका जो रेडियस है पूरे स्फीयर का रेडियस हेमिस्फीयर के रेडियस से, क्योंकि अगर ये मैंने आधा गोला लाकर पूरा स्फीयर भी बना लिया तो इस पूरे स्फीयर का जो रेडियस था वही तो हेमिस्फीयर का था। तो ये मत सोचना उसने हेमिस्फीयर का पूछा है, इस स्फीयर का जो रेडियस है इस हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में हाफ है, इसका रेडियस 2 है तो इसका 1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक बड़े गोले से पिघला कर छोटे छोटे 216 गोले बना लिए
तो ये 6 का क्यूब है, तो आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए कि रेडियस 1/6 है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ इस गोले के कंपैरिजन में मैं छोटे छोटे गोले बना रहा हूँ और यहाँ पर जो रेडियस है वो 1/3 है, तो 3 का क्यूब 27, तो आपको पता होना चाहिए कि 27 गोले बन जाएंगे। समझ में आ गई? रेडियस के अंदर जो रिलेशन है उससे 3 गुना वॉल्यूम के अंदर होगी। नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज आया हुआ, a ball of lead 4 cm in diameter is covered with gold if the volume of the gold and lead are equal। एक बॉल थी लेड की, ऐसे अमीर लोग थे तो सोने में कवर करवा ली इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको ऐसे सोने में कवर कर दिया, यानी कि इसके बाहर एक परत बना दी। ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल चीज़ें चल रही हैं ऐसे। ठीक है, अगर आप समझ पाओ। ओके जी। देन द थिकनेस ऑफ द गोल्ड, तो गोल्ड की थिकनेस क्या होगी? तो ध्यान से बताओ, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया है कि वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल। अगर अंदर वाले गोले का वॉल्यूम 1 यूनिट है तो ये जो बाहर लेड की खोखली शेल बनी है इसका वॉल्यूम भी 1 यूनिट है। उसने बताया लेड का वॉल्यूम और गोले का वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी 2 फिगर्स को कंपेयर करूंगा सिमिलरिटी के बेस पर। तो जैसे फर्स्ट टर्म के अंदर हम कैसे कंपेयर करते हैं? फर्स्ट टर्म के अंदर हम कंपेयर करते हैं छोटे कोन को और बड़े कोन को। हम ऐसे कंपेयर नहीं करते छोटे कोन को और इस बाल्टी को, नहीं। सिमिलरिटी में हम कंपेयर करते हैं मेरे भाई, छोटी ट्रायंगल को और बड़ी ट्रायंगल को, इस टुकड़े को कंपेयर नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर हम छोटे सफियर को और बड़े सफियर को कंपेयर करेंगे। ये तो ये बाहर की खोखली खोल को कंपेयर कर रहे हैं। तो अंदर वाले छोटे सफियर का वॉल्यूम कितना है? 1 यूनिट। बाहर मतलब, और पूरे बड़े सफियर का वॉल्यूम कितना है? सिर्फ बाहर वाली खोल का नहीं। अगर मैं इस छोटे सफियर को लूं तो वॉल्यूम 1 यूनिट, अगर मैं पूरे सफियर को लूं तो 1 + 1 2 यूनिट। समझ रहे हो? हम एक खोखली सफियर और एक भरे हुए सफियर को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों भरे हुए लेने पड़ेंगे, दोनों सिमिलर फिगर होनी चाहिए। तो छोटा सफियर और बड़ा सफियर, 1 और 1 2 यूनिट। तो ये रेशियो है मेरे भैया वॉल्यूम का, 3 डायमेंशनल चीज है। तो रेडियस का रेशियो क्या होएगा? क्यूब रूट ऑफ 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 2, 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 2। इसीलिए उसने इसकी वैल्यू दी है। आया हुआ क्वेश्चन है और उसने वैल्यू भी दी थी एग्जामिनर ने। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसने क्या बताया? अंदर वाले का रेडियस 1 है तो बाहर वाले का रेडियस इतना है, यानी कि कितना है भाई? 1.259। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ए बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस है वो 2 होएगा। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ रेशियो लिखा है, तो असली रेडियस क्या होएगा? असली रेडियस होएगा इसका 2 गुना 2। तो यहाँ पर ये छोटे सफियर का रेडियस, ये बड़े सफियर का रेडियस, इसका रेडियस क्या होएगा? इसका 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 × 18, 1 2 5 10, 125 का डबल 250 और 1 इतना 2.518। तो ये अंदर वाले का रेडियस है, ये बाहर वाले का रेडियस है। अंदर वाले का रेडियस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2। बाहर वाले का रेडियस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2.518। तो थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.518 गोल्ड की। क्लियर है? मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, अगर हम इसको ठीक से देख पाए जो वो बता रहा था हमें। नेक्स्ट, a large solid sphere is melted and molded to form identical right circular cones। एक सफियर था, उससे हमने कॉन्स बना लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कॉन्स विद बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द सफियर। तो इसका बेस रेडियस और हाइट उतना ही था जितना इस सफियर का था। तो देखते हैं कितने कौन बनेंगे। इसका वॉल्यूम कितना है? अगर मान लो मैं रेडियस को r मान लूँ तो इसका वॉल्यूम होएगा 4/3 πr³। ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो n कौन बने। मैं जनरली मैं खुद क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं डिवाइड करता हूँ इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से, ऐसे कि देखूंगा कितने बनेंगे। इसका वॉल्यूम कितनी बार आएगा इसके वॉल्यूम में? इसका वॉल्यूम क्या होएगा? इसका वॉल्यूम होएगा 1/3 πr²h। तो रेडियस तो सेम है तो r² और हाइट भी सेम बताई, इसके रेडियस इतनी, तो h भी सेम है। देखो क्या बनेगा? πr³, 3 से 3 गया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ऐसे ऐसे 4 कौन बनेंगे भाई टोटल?
आपको एग्जैक्टली बनाने नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वहाँ टोपियाँ ही बनाते रह जाओगे। तो यहाँ से 4 कोन बने हैं, ओके जी। वन ऑफ दीज कोन्स इज मेल्टेड एंड मोल्टेड टू फॉर्म ए स्मॉल सॉलिड सफियर। इनमें से एक कोन को लेकर एक सफियर उसने बना दिया छोटा सा, ठीक है जी। देन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सफियर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर सफियर। तो इन कोन्स की इसने यहाँ से 4 कोन बनाए और एक कोन से एक सफियर बनाया, तो यहाँ से ऐसे ऐसे कितने सफियर बना सकता है बताओ। अगर इसे एक कोन से एक सफियर बना सकता है तो इससे भी एक बना देगा, इससे भी एक बना देगा, इससे भी एक बना देगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से ऐसे ऐसे 4 सफियर बन सकते हैं। तो ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़े वाले सफियर का और छोटे वाले सफियर का वॉल्यूम का क्या रेशियो है, वो है 4:1। अगर इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो 1 1 1 1 इसका वॉल्यूम 4 गुना है। यहाँ से ऐसे ऐसी 4 चीज़ें बन सकती हैं। तो ये रेशियो है वॉल्यूम का, जो कि 3 डायमेंशनल चीज़ है। यहाँ पर ये किस चीज़ का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा भैया रेडियस का, 1 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। इसका क्यूब रूट करूँगा तो 4 का क्यूब रूट हो गया, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है। फिर मैं 2 डायमेंशन में जाऊँगा सरफेस एरिया में, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 की पावर यहाँ पर 1/3 थी तो मैंने 2/3 कर दी। 1 का तो कुछ भी कर लो, ढीठ है, यही रहना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया बड़े और छोटे वाले का ये रेशियो है। कई बार वो बोलता है चारों के सरफेस एरिया का सम ले लेता है छोटे छोटों का, तो वो भी ध्यान रखना है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर, एक एक का कंपेयर करवा रहा है। तो ठीक है, देखो क्या दे रखा है, पहले छोटे का फिर बड़े का, 1:2 दिस। तो ये नहीं होएगा, ये होएगा क्या, तो इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है 2 की पावर 2 की पावर 2/3, पावर आपस में मल्टीप्लाई होएंगी। सर्ट्स एंड इंडिसेस में करा है 2 की पावर 4/3, ऑप्शन 4, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट The base of a right prism is a triangle of perimeter 45 cm and its incircle radius is 9 cm. Find the total surface area if its volume is this. टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं फिगर कौन सी है। फिगर है एक प्रिज्म, ओके। कई बार प्रिज्म और पिरामिड में बच्चे क्या गलती करते हैं, पिरामिड जो है वो नुकीली होती है, डेफिनेटली आपको पता है, लेकिन भूल कर वहाँ पर वॉल्यूम का 1/3 नहीं लेते हैं, प्रिज्म वाला ही लेते रहते हैं। तो जब भी प्रिज्म वर्ड लिखा हो और पिरामिड वर्ड लिखा हो तो थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे कि अच्छा प्रिज्म है यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है, अच्छा पिरामिड है 1/3 इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है। कंसियस रहना, सिली मिस्टेक यहाँ पर होती है। जहाँ जहाँ पर भी चांसेस होंगे इन छोटी छोटी चीज़ों का, और वो कॉमन है, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अगर आप यूनिक तरह की गलती करोगे तो आपको ही देखना पड़ेगा। देखो, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इस ट्रायंगल, इसका बेस जो हो वो ट्रायंगुलर है, ठीक है। अगर बेस ट्रायंगुलर है, एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, और मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो मैं निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा और एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऐसे कर लूंगा, ठीक है। तो देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या क्या बता रखा है। इफ ए ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर तो उसने बता दिया 45 सेंटीमीटर है, ओके। एंड इट्स इन सर्कल रेडियस, इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस यानी कि इन रेडियस उसने बता दिया है जी 9, और ये इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है बताई है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये मत सोचना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और उसने क्या बताया है, और उसने बताया है इफ इट्स वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम बता रखा है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके। एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हो किसी तरीके से। एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है सर, बेस एक ट्रायंगुलर फिगर है, इसका एरिया कैसे निकालूं, इन रेडियस दे रखा है, तो इन रेडियस का और एरिया का तो एक ही रिलेशन है पूरे मैथ्स के अंदर, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, है कि नहीं। ये एरिया किसका निकलता है, ये बेस का, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया है क्या, आर बोले तो इन रेडियस इंटू एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है भाई ने 45, तो ये आ गया अपना एरिया ऑफ द बेस, इंटू हाइट दे नहीं रखी, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलता है जो कि है 810, ठीक, क्लियर, समझ में आ रही है बात।
मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पता चलता है कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। ऐसे बतेरे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ते ही पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते आप। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता लग जाए क्या होएगा, नहीं, कई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, रिपीटेटिव सिचुएशन है, बार बार देखी गई सिचुएशन है, इस टाइप का क्वेश्चन है कि पढ़ा और पता लग गया क्या करना है, ठीक है। तो सबको एक डंडी से नहीं आंकना हर एक क्वेश्चन को। चलो जी, तो 9 निमे 81 90 45 दूनी 90, हाइट इज इक्वल टू ये 2 भी ऊपर जाएगा, हाइट आ गई जी 4। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस टॉप चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना जी हाँ। तो एरिया ऑफ द बेस कितना था, एरिया ऑफ द बेस था ये, यही तो निकाला अभी, ये एरिया ऑफ द बेस आर इंटू एस, उसको मैंने डबल कर दिया, प्लस लेटरल सरफेस एरिया, बॉटम प्लस टॉप का एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस, वो क्या है, वो है 45 इंटू हाइट, हाइट आ चुकी है 4, क्लियर है, करो इसको। यहाँ पर 45 9 बार है, यहाँ पर 45 4 बार है, तो 9 और 4 13 बार 45 है, 13 5 65 6, 13 चौके 52 और 6 58, ठीक निकला है क्या, 585 ला भाई, ऑप्शन बी। कई बार बच्चे बोलते हैं कि जब आप किसी क्वेश्चन का HW देते हो ऐसे, तो उसका उत्तर वहीं पर बता दिया करो। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे नहीं याद, मैं मतलब रहते की तो क्या बात है, अगर मैं करूँगा तो याद रह ही जाएंगे, मैं उत्तर याद करके नहीं रखता भाई। हाँ, याद रह भी जाते हैं एक आधी बार, मान लो अब कुछ ही दिनों के अंदर इसी क्वेश्चन को करूँगा तो 585 थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, मोस्टली मैं उत्तर याद नहीं रखता, ठीक है। और उत्तर क्या, मैं तरीके भी याद नहीं रखता कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, वो याद रह जाए तो अलग बात है, अदरवाइज अब सीख के बेसिक्स को इतना मजबूत करके रखो कि क्वेश्चन आए, क्योंकि तभी तो नया तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर पाएंगे, उस तरीके से माइंड को रखेंगे तो उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। ये नहीं है कि बूढ़े हो गए तैयारी करते करते तब जाके एग्जाम निकल रहा है, क्या फ़ायदा फिर, अपने पोते के साथ SSC में बैठे हैं पेपर दे रहे हैं। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट, ये सारी चीज़ें दे दी, एक बेस जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो बेस इसने क्या बताया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, देख लेते हैं, एंगल A90 बताया है, AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 14, CD इज इक्वल टू 13, AD इज इक्वल टू 12। तो फिगर हमें कभी भी बनाने की बहुत रेयर है कि हमें फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है 3D के अंदर, सारा गेम माइंड का है, इसलिए विजुलाइज करवा रहा था, सारी फिगर्स अच्छे से समझा रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें आप दिमाग में सोच पाओ, ठीक है, या समझा रहा था या समझा रहा हूँ। तो वॉल्यूम बता रखा है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस, तो ठीक है, बेस का एरिया कैसे निकालूं, सोचो, 2D के अंदर ये सिचुएशन अपने सामने आई थी, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सबसे ओबियस तो ये बात है कि हाइपोटेन्यूज खींच देंगे, ठीक है, 9 12 ये 15 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपल, ठीक है। तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो निकालो, हाफ इंटू यहीं पर निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, प्लस क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला, तो अभी लगाओ। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, देखो ये उस चीज़ के अंदर है, AP में है 13 14 15, तो 14 का 3 गुना 42, 14 इनकी एवरेज होएगा ना, 3 नंबर हैं, 14 ये 42 सम है इनका, 42 का हाफ करोगे 21, तो S इज इक्वल टू 21 माइनस 14 7 माइनस 15 6 माइनस 13 8, ठीक, देखते हैं भाई, 9 6 54 प्लस यहाँ पर एक 7 है, एक 7 मैंने यहाँ से काटा, एक 7 मैंने यहाँ से काटा और एक 7 को बाहर लिख दिया, ये हो गया 6 3 18 8 144, 144 यानी कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 12 7 84 84, 130 और 8 138, 138 इसका एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट
इज इक्वल टू वॉल्यूम। करते हैं। 23 के बारे में आता है 138। देखो अब 138 को देखकर या 207 को देखकर अगर मुझे ये पता लग रहा है कि ये 23 के टेबल में आते हैं, उसको बोलते हैं कि आप टेबल्स का यूज कर रहे हो। ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ 23 निम्न में क्या होता है, आप भाग के उछल के बता रहे हो 207, और जब 207 दिख रहा है तो याद नहीं आ रहा। तो इसीलिए टेबल्स को, स्क्वायर्स को चिपकाना नहीं है दीवार पर लिख के। ऐसे मैं कैसे करता था, 13 मैं बोलता था, इतनी जोर से बोलता था कि मेरे को सुने। तो मेरी एक तो बोलने वाली सेंस यूज हो गई, एक मेरी सुनने वाली सेंस यूज होगी, फिर मैं लिखता था, मेरी लिखने वाली सेंस यूज होगी, फिर मैं आंखों से देख भी रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, मेरी देखने वाली सेंस भी यूज हो रही है। तो आगे से जब 52 दिखेगा तो क्यों ना मेरे को 13 चौके 52 क्यों नहीं याद आएगा, याद आएगा। तो रोज 5 मिनट लगती हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, जो स्क्वायर हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो रोज करनी है, स्टडी प्लान में बता रखी हैं, वो लिखो एक बार 5-10 मिनट लगाकर, वो देख के फिर याद आया करेंगे। जो टेबल आपको बार बार लग रहा है कि 19, 60, 152 याद नहीं आ रहा, तो 19 का पहाड़ा लिखो बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद करोगे, मैं आपके घर पर आकर तो वहां पर ऐसे नहीं बता पाऊंगा ना। 23 सिक्के 23 निम्मे, 15 सिक्के 90 होता है, तो 6 से 15 पर जाएगा, h इज इक्वल टू 15। और एक आधी बार ऐसा भी हो सकता है आपको ना दिखे, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 100% परफेक्शन ही चाहिए, 95% इज गुड, मोर देन गुड। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर क्या होएगा, ये हो जाएगा भाई 1339 और 48 हो गया जी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 15। दिस इज योर आंसर। 15 8 120 और 600 720। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द लैटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 40√3 रिस्पेक्टिवली, देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म के बेस की साइड क्या होगी। हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वैसे ही बना रहा हूँ ताकि हम सेम पेज पर रहें, मैं और आप, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है और ये एक प्रिज्म है, ठीक है भाई। इसने ये बताया है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका बेस, तो लैटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी कि 3a इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस यानी कि √3/4 a स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द बेस, √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट। तो क्या क्या बताए हैं इसने बताया है, पहले क्या बताया था इसने, लैटरल सरफेस एरिया 120 और 40√3। देखो भाई, h से h गया, a से गया a, √3 से √3 गया, 40 थी 120, 3 से 3 गया, ठीक है। तो a अगर उधर ऊपर जाएगा तो a इज इक्वल टू 4, तो हमें a की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। ओके, देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, यही पूछा था क्या, आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम। अब की बार जो बेस है वो एक ट्रेपेजियम है, क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्मूले तो वही सेम रहने हैं। द लेंथ ऑफ हुज पैरेलल साइड्स आर, उसकी पैरेलल साइड की लंबाई बता दी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बता दिया, यानी कि उसका एरिया निकालने का फुल इंतजाम कर रखा है। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म बता दी, वॉल्यूम पूछ लिया, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। उसने क्या बताई है, कैसी फिगर बताई है, जिसका बेस प्रिज्म है और इसका वॉल्यूम पूछा है, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। क्लियर है, ये देखने में मजा आ रहा है, ये छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होएगा, हाफ बेस है। अभी हम फोकस करेंगे एरिया ऑफ द बेस निकालते हुए सिर्फ ट्रेपेजियम पर। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड है भैया 25 और 11 यानी कि 36 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाइट, यानी कि ट्रेपेजियम की हाइट जो कि है 16। ये आ गया एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब की बार प्रिज्म की हाइट कितनी है, 10 है, खत्म बात। 2 से जाएगा 8 पर, 8 से 48, 8 3 24 और 4 28। ऑप्शन सी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब जो अगला क्वेश्चन है मैं चाहता हूं कि वो आप खुद करें मेरे बताने से पहले, देखता हूं करोगे कि नहीं।
अरे डायग्राम पहले बना बनाया दे दिया, मैं नहीं देना चाह रहा था, ये गलती से एनिमेशन अंदर थोड़ी गड़बड़ी होगी, बट चलो ठीक है, अभी भी कर दोगे तो भी बढ़िया मज़ा आ जाएगा। A swimming pool 9 meter wide and 12 meter long is 1 meter deep on shallow side and 4 meter deep on the deeper side। हो क्या रहा है, स्विमिंग पूल कैसे होते हैं? स्विमिंग पूल, ये मैंने स्विमिंग पूल बना रखा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो पानी जो है वो ऐसे होएगा इस स्विमिंग पूल के अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से आपको दिखेगा, हालांकि इतने नीचे नहीं होता है, आपको ऐसे दिखेगा। तो आप स्विमिंग पूल को ऊपर से देख रहे हो, ये स्विमिंग पूल की लंबाई होएगी, ये स्विमिंग पूल की चौड़ाई होएगी, ये और यहाँ से स्विमिंग पूल कम गहरा है, यहाँ से कितना गहरा है, यहाँ से सिर्फ 1 मीटर गहरा है। तुम जैसे लोग जिनको तैरना नहीं आता वो यहाँ से तैरेंगे, और दूसरी तरफ से आप देख रहे हो ज़्यादा गहरा है, मेरे जैसे स्विमर जो हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ से 4 मीटर वो डीप है, ठीक है। तो इसमें पानी का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला नहीं रटना है कि स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन में ये करेंगे वो करेंगे। वो कई बार घर भी बना देता है, ये घर है, आगे से वो नीचा है, पीछे से ऊंचा है, ऐसे करके, वो सेम ही है, आपको थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा। आपको सिर्फ ये फिगर पहचाननी है। मैंने क्या बताया, 3 तरह की फिगर आती हैं, प्रिज्म, पिरामिड और वो गोला अपना सफियर। उनमें से कौन सी है? पिरामिड तो ये लग नहीं रही, गोला तो ये बिल्कुल भी नहीं है, प्रिज्म होएगा। अगर प्रिज्म है तो एक बेस को रिपीट किया गया होगा। कौन से बेस को रिपीट किया गया? अब इसको तो रिपीट किया नहीं गया है, यहाँ से ये तिरछा, ऐसा कोई प्रिज्म तो मैंने आपको बताया नहीं। क्या, किस चीज को रिपीट करके फिगर बनी है बताओ? अगर मैं ABCD फेस को लूं, इस फेस को रिपीट किया गया, मैं आपको दिखाऊंगा भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं आप खुद विजुलाइज करो एक बार। ABCD फेस को रिपीट नहीं किया गया उसी को रिपीट करके, लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ रिपीट नहीं किया, ऐसे साइड में रिपीट कर दिया और ये प्रिज्म तैयार कर दिया। तो वो कहीं पर भी रिपीट करे, हमें क्या, ठीक है। देखो इसी फेस को रिपीट किया गया है कि नहीं? इसी फेस को रिपीट किया गया है। देखो ये एक प्रिज्म है जिसका बेस है ये, ठीक है सर। ये जो ABCD बेस है ये कौन सी फिगर है भैया? ये स्विमिंग पूल है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा होएगा, ये बिल्कुल ऐसे सीधा होएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये पैरेलल साइड होएंगी, ये ऐसे गड्ढा ऐसे होएगा ना, ऐसे वर्टिकली, ये पैरेलल साइड होएंगी। और इसके बारे में उसने सब बताया है। उसने लंबाई कितनी बताई है? उसने लंबाई बताई है कि 12 मीटर लंबा है और कितने मीटर चौड़ा है? 9 मीटर चौड़ा है। तो ये क्या है? ये हमारे प्रिज्म की हाइट है। ये क्या है? ये हमारे प्रिज्म की हाइट है। इतनी दूर तक ये रिपीट हुआ है। अभी आपको स्विमिंग पूल की चौड़ाई दिख रही है, बट ये हमारे प्रिज्म की हाइट है। ओके सर, हमारा बेस ट्रेपेजियम है, उसकी सारी चीज़ें देखते हैं। उसकी पैरेलल साइड की लंबाई दे दी उसने, दे दी। ये देखो पैरेलल साइड की लंबाई है 1 मीटर और 4 मीटर। उनके बीच में डिस्टेंस दे दिया, दे तो दिया, ये 12 मीटर रहा। तो एरिया तो आप निकाल सकते हो बेस का, और हाइट भी दे रखी है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1 और 4 5, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 12। एरिया ऑफ द बेस आ गया। हाइट क्या है ट्रेपेजियम की? 9 है। खत्म कहानी। तो क्या आपको अलग से रटना है? कई बच्चे बोलते हैं स्विमिंग पूल वाला फॉर्मूला रट लूँ। नहीं रटना मेरे भाई, नहीं रटना। क्यों रटना है? फिगर तो सेम है। अब अगर वो इसी चीज़ को, वो कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, वो वाली चीज़ भी करवा देता हूँ आपको। फिगर कैसे बनेगी उसकी? ऐसे एक घर बनाता है, हाँ ठीक है, ऐसे ही मान लो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी स्विमिंग पूल को ऐसे उल्टा रख दो। मान लो ये स्विमिंग पूल है, एक लकड़ी का डिब्बा है, इसी को उल्टा रख दो। ऐसे घर होते हैं ना, जो मैं बना नहीं पा रहा, कोई बात, इतना बड़ा आर्टिस्ट होकर भी मैं नहीं बना पा रहा, गलत बात है। अभी बनाता हूँ। ऊपर जाएगा, ये नहीं। अभी देखो ध्यान से, ये घर है, इसके आगे की छत नीची है और पीछे की छत ऊंची हो गई। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं रटना, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ABCD जो है ये एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ऐसे दीवारें तो सीधी खड़ी होती हैं ऐसे। ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसको ऐसे रिपीट किया गया है।
तो ये एक प्रिज्म ही है, इसकी एक दीवार का एरिया निकालकर जो भी इसकी चौड़ाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं रटना, इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं रटना। कुछ और भी वो करेगा, अगर मान लो कुछ नया भी कर देगा तो अलग से फॉर्मूला नहीं रटना, आप केपेबल होंगे अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो। नेक्स्ट ये बताओ, पिरामिड्स में घुस गए हम, करो। ए पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ओके, इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 16 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। ठीक है भाई, उसने हमें साइड बता दी, उसने हमें हाइट बता दी, उसने हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बताएंगे एरिया ऑफ द बेस, और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या है, पिरामिड है, नुकीली है, यानी कि हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट, ना की हाइट। ठीक है, चलो तो ऐसा कुछ मामला है। अब ध्यान से विजुअल, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर से तो नहीं बनाई ना, नहीं बनाई। अब ध्यान से विजुअलाइज करिएगा इसे, ये नहीं है कि ठीक है आपकी मदद भी मुझे यहाँ पर चाहिए। आप अगर दिमाग लगाओगे ही नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा। 3D की फिगर है, ओके देखो अब ध्यान से। तो पिरामिड के स्क्वायर की साइड है 8 8 8 8 सब कुछ। उसने हमें बता दी हाइट, हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमें चाहिए क्या। उसने हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ द बेस है, जी सर है हमारे पास। ठीक है, क्या पता उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो जो हमें चाहिए, हमें निकालनी ना पड़े, हो जाता है, तो फिगर क्यों बनाएंगे, है ना। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस हम निकाल सकते हैं बिकॉज स्क्वायर है, और हमें निकालनी है स्लांट हाइट, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी, तो निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट कौन सी होती है, स्लांट हाइट होती है जो साइड में ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, यहां से सीधा इसके सेंटर पर आएंगे, सर्कल के डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है मेरे भाई, इसके थ्रू हम स्लांट हाइट निकालेंगे। ये जो पॉइंट है, लेट दिस बी पी। तो ट्रायंगल ओपीडी, ट्रायंगल ओपीडी के अंदर ओपी जो है वो हाइट है, जो कि उसने बता रखी है कितनी है, 16। पीडी हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे भैया पीडी, तो पीडी आप निकालोगे, पूरा ए बी है, हाँ जी, उसका हाफ है, ए बी साइड है। इसको अगर मैं 2D व्यू में दिखाऊं तो ये ऐसे है पीडी, ऐसे है पीडी। अगर ऊपर से देखोगे तो पीडी, तो अगर ये पूरा 8 है तो ये डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 का हाफ होएगा 4, तो ये होएगा 4। हमें ओडी निकालना है बस, क्लियर है, इजीली निकाल लेंगे। काट देता हूँ मैं 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहाँ पर ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब पाइथागोरस लगा रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 अंडर रूट 17 4 अंडर रूट 17। अब हम इजीली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द बेस क्या है, 8 8 64 प्लस लेटरल सरफेस एरिया क्या होएगा, वो होएगा हाफ, इसको मत भूलना हाफ को, पेरीमीटर ऑफ द बॉटम, वो पेरीमीटर क्या होएगा 8 चौके 32 इंटू स्लांट हाइट, वो होएगी ये 4 रूट 17, 64 प्लस 64 रूट 17। तो अगर मैं 64 को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस रूट 17, ऐसे दे रखा है क्या, ऐसे ही दे रखा ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आपको ये पूरी फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो। पूरी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ पाओ कि ये हाइट है तो ऐसे भी बना सकते हो, कम टाइम वेस्ट होएगा अगर समझ पाओ तो। ठीक है, वो सेम चीज़ मैंने 3D में बनाई है, जो ट्रायंगल मुझे चाहिए थी सिर्फ मैंने वो बनाई है ऐसे खड़ी करके। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ, ये बताओ। द एरिया ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि साइड 6 है। इफ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल फॉर्मिंग द स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ट्रायंगल स्लांट हाइट बना रही है, यानी कि साइड में जो फॉर्मिंग द स्लांट सरफेस, जो साइड में तिरछी ट्रायंगल्स होती हैं 4, उनमें हर एक का एरिया उसने बता दिया 15। अगर हर एक का एरिया 15 है तो चारों का एरिया 60, तो लेटरल सरफेस एरिया ही पता लग गया। देन दी वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होएगा, ठीक है देखते हैं।
देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया ले लें। एक ट्रायंगल का एरिया 15 है, साइड में ये जो है स्लांट सरफेस वाली का 15 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होएगा एरिया। अगर एक ट्रायंगल का एरिया 15 है तो 4 ट्रायंगल का एरिया 60 हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया को भी यूज कर सकते हैं, या फिर हमें क्यों यूज करना है, हम एक ट्रायंगल के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है OBC, इसका एरिया है 15, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसकी हाइट है, तो इसका बेस कितना है, इसका बेस 6 है क्योंकि स्क्वायर का एरिया 36 है। तो हाफ इंटू बेस जो कि है 6 इंटू हाइट, जो भी इसकी हाइट होगी वो स्लांट हाइट का काम कर रही है, इंटू हाइट इज इक्वल टू 15। तो 2 3 6 3 5 15, तो जो स्लांट हाइट है वो 5 है। और हमें क्या निकालना है, उसने हमसे पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसे रैंडमली हम सब कुछ नहीं निकाल के रख देंगे फिगर का, जो हमें चाहिए, हम तो इस चक्कर में है ना। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस तो गिवन है 36, उसने पहले ही बता रखा है। अगर मान लो कहीं पर हाइट गिवन होती तो हम क्यों ही इतना ड्रामा करते। ठीक है, हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालोगे, ये सेंटर पर, यहाँ से यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये पूरा 6 है तो ये क्या होएगा, ये होएगा 3, ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होएगा 4, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हाइट इज 4, तो 36 का डबल 72 का डबल 144। ठीक, क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, पूछा गया क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब की बार क्या है, बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, 2D व्यू में आपको दे रहा हूं यहां पर। रुको एक बार, ठीक बनानी जरूरी है। तो कई बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसने दे दिया तो आप साइड निकाल सकते हो, हमें अब तक ये बात पता है। ओके, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, एक लेटरल फेस का एरिया उसने बता दिया 30 है। ठीक है, अगर इसका एरिया उसने 30 बता दिया, बेस मुझे पता ही है, एरिया से निकाल लूंगा तो मुझे स्लांट हाइट पे मिल ही सकती है। देन दी हाइट इज इक्वल टू, तो मैं हाइट भी निकाल ही सकता हूँ। तो चलिए जी हाइट की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसने बताया है मुझे एरिया, तो √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। √3 से √3 गया, 4 ऊपर जाएगा, तो a इज इक्वल टू 16 चौके 64 का स्क्वायर रूट 8। तो ये 8 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है। ओके, अब यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है स्लांट हाइट, लेटरल सरफेस एरिया, इसका एरिया बताया तो मुझे स्लांट हाइट पता चलेगी। कई बार वो OC आपको पता करके देता है, OC, लेकिन यहां पर फिलहाल वो OD के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस स्लांट सरफेस का एरिया कितना है 30, तो हाफ इस ट्रायंगल OBC का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू ये जो भी स्लांट हाइट है, दैट इज इक्वल टू 30। तो 2 चौके 8, L इज इक्वल टू 15/2, L इज इक्वल टू 15/2। ओके जी, नेक्स्ट हाइट पूछी है, तो ये यहाँ से कहाँ पर उतरेगी, जो इसका सेंट्रोइड है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो G से लेकर D तक, ये जो है G से लेकर D तक, ये क्या है इसका, ये है अंदर वाले सर्कल का रेडियस G से लेकर D तक, या फिर इसकी मीडियन का 1/3। तो इन रेडियस आप निकाल सकते हो। अगर आपको कभी ये निकालना पड़े तो सर्कम रेडियस आप निकाल लोगे। ठीक है, तो साइड डिवाइडेड बाई 2√3, तो 8 डिवाइडेड बाई 2√3, 4/√3, दिस इज इक्वल टू 4/√3। बस मुझे OG निकालना है। ठीक, क्लियर है, OG एंड द कॉकरोचेस निकालना है बस। बताओ, तो OG हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 225/4 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 16/3, तो दिस इज इक्वल टू 4 × 12, 3 से इसको गुणा करूंगा तो 675, 16 चौके 64, ये हो जाएगा 611/12 √। ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है।
ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई मेरे बताने से पहले निकाल लेना, और मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूं उसको भी देखते रहना, भले ही आपने निकाल लिया हो, ठीक है। और मेरा सॉल्यूशन मत देखना बिना निकाले। और एक और बात, कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपको आता है, आपको पता है, लेकिन आप इतना जल्दी निकालना चाह रहे हो कि आप गलती कर देते हो। तो वो आदत नहीं डालनी। भले ही क्वेश्चन 15 सेकंड लेट हो जाए, फर्स्ट ट्राई में ठीक निकलना चाहिए, ताकि वही आदत एग्जाम में जाकर रिपीट हो। वही चीज़ रिपीट होगी जो आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। ये बताओ, ए राइट ट्रायंगुलर पिरामिड आया हुआ क्वेश्चन है। A right triangular pyramid XYZB is cut from cube as shown in the figure। एक क्यूब था, उसके कोने पर ऐसे मान लो भाई बटर है, बटर जो आप खाते हो, मान लो उसका क्यूब बनाया हुआ है हमने, तो उसका एक कोना काट दिया चाकू से, तो वो कैसा बनेगा? एक पिरामिड जैसा ही बनेगा। हाँ, लेकिन क्यूब की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तो पता होनी चाहिए ना, कि क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर जैसा होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इतना तो पता ही होना चाहिए, है ना। और उसने क्या बताया है, क्यूब की जो साइड है वो 16 है। ओके, तो ये डिपेंड करता है उसने पूछा क्या है, उसके बेस पर कि हम क्या निकालेंगे। ठीक, ये पिरामिड बन रही है, ये तो आपको पता चल गया। इसका बेस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऐसे चोंच है, तो जो भी हमें चाहिएगा वो निकाल लेंगे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये जितने भी फेसिस हैं उनका एरिया, 1 2 3, और जो बॉटम में जो फेस है उसका। तो वैसे तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे एरिया ऑफ द बेस प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बॉटम इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर इनके अलग अलग फेसिस का एरिया हम वैसे ही निकाल सकते हैं, हमें वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने अपनी आंखें खुली भी तो रखनी है, हमने वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस फेस का एरिया मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। कैसे सर? अगर इस क्यूब की साइड 16 है तो उसने ये बोला है ना कि मिड पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है, यहाँ पर उसने बोला है एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स। तो अगर ये पूरी 16 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 8 और 8, 8 और 8, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एक ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू 8 इंटू 8। ऐसी ऐसी 3 ट्रायंगल हैं, 1 2 3, तो मैं क्यों लगाऊं वो फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस, बेस इसका जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है ये वाली, इसकी साइड निकालो, इसका एरिया भी आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगा? ये 16, ये 16, तो ये तो डायगोनल बन गया 16√2। ओके, अब आप देखो ट्रायंगल बी पी क्यू में, बी पी क्यू के अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाया गया है, तो इस साइड से हाफ बनेगी ना इस साइड की लंबाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो इसके पैरेलल और हाफ होएगी, तो ये हो गया 8√2। तो बॉटम में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड है 8√2, तो एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 8 64 इंटू 2, खत्म बात। तो भाई 2 चौके 8, 4 से अगर मैं काटूँ तो ये जाएगा 16 पर। ठीक है, 16 दूनी 32 √3, 8 चौके 32 दिए 96, तो मैं 32 कॉमन ले लेता हूँ, 32 दिए 96 और 32√3, 3 + √3, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, क्या हो गया? बताओ भाई। रेगुलर हेक्सागन बेस, रेगुलर हेक्सागन बेस राइट पिरामिड, एक ऐसा राइट पिरामिड है जिसका बेस जो है हेक्सागन का है। पिरामिड है, आपने हमेशा ध्यान रखना पिरामिड और प्रिज्म जब भी आए कंसियस रहना कि चोंच वाला है या नहीं है, ताकि 1/3 1/2 ये चीज़ें यूज़ करें वॉल्यूम और पेरीमीटर में। ठीक है, हैज़ हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हेक्सागन था उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। ओके, हेक्सागन की साइड 4 है, तो हेक्सागन की साइड 4 है तो एरिया वगैरह सब कुछ हम निकाल लेंगे, पेरीमीटर वगैरह। ठीक है, हाइट उसने दे रखी है। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया? अब टोटल सरफेस एरिया, अगर उसने वॉल्यूम निकाला होता तो मुझे फिगर बनाने की जरूरत पड़ती? वॉल्यूम पूछा होता तो नहीं, हेक्सागन का एरिया मैं निकाल सकता हूँ, बिकॉज
हेक्सागन की साइड गिवन है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और गुणा में 1/3 भी करूंगा क्योंकि पिरामिड है तो आ जाता है, कोई फिगर ही नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सलांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, अब तो फिगर बनानी पड़ेगी। ओके जी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है निकालते हैं। देखो तो अब यहाँ पर कैसे बनेगी फिगर, इसीलिए एक क्वेश्चन लिया है। तो नीचे अपने एक हेक्सागन है, अगर हेक्सागन को टॉप से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, और हेक्सागन का सेंटर होता है जहाँ पर सारे डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ऊपर से जो ये लाइन आएगी ये उसी सेंटर पर आएगी, इस सेंटर के ऊपर, ठीक है। और अगर मुझे स्लांट हाइट निकालनी है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेट दिस बी ओ ए, तो स्लांट हाइट जो है वो ओ ए नहीं है, ओ ए एज है, एज मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोर है। तो स्लांट हाइट होती है जो साइड में ये ट्रायंगुलर फेस है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है ये, तो मुझे यहाँ से यहाँ इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इस ट्रायंगल की सारी चीज़ें मुझे चाहिए ताकि मैं ये निकाल पाऊँ, ठीक। तो बताओ कैसे निकालोगे। मान लो ये डी है, ये पी है, तो सबसे पहले तो पी से लेकर डी तक ये लंबाई कितनी होगी। तो मैं यहाँ से कहाँ पर गया हूँ, मैं यहाँ से इस पर नहीं गया, इस कोने पर, इस वर्टेक्स पर नहीं गया, मैं गया हूँ इस साइड के बीच में, तो मैं यहाँ से गया हूँ यहाँ पर। तो ये लंबाई कितनी होती है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, वो है 4, जो भी हेक्सागन की साइड है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, √3/2 इंटू ए 2√3, ये पी डी है 2√3, ठीक है। तो हमने चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। ओके जी, और हाइट उसने दे रखी है, हाइट है 8, तो मुझे निकालना है ये, तो निकालो फिर। ये क्या होएगा, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, प्लस इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 थी 12, √76, तो 19 चौके 76 होता है, तो 2√19, ये आ गई इसकी स्लांट हाइट। √19 तो सभी में है इसको छोड़कर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो बेस का एरिया कितना होएगा, बेस में तो हेक्सागन है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, प्लस हाफ लेना मत भूलना, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो बेस का पेरीमीटर अगर एक साइड 4 है तो 6 साइड हैं, 4 छिक्के 24, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट दैट इज 2√19, दैट्स इट। 4 चौके 16, 2 से गया 2, तो 6 चौके 24 √3 और 24 √19, तो 24 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो √3 प्लस √19, ऐसा है क्या। और एक और बात हो सकता है, कभी कभी क्या है भैया, मैं भी आदमी हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी क्या होता है, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो 100% क्वेश्चन को सोल्व करने पर नहीं होता, मेरा फोकस मैक्सिमम होता है कि मैं आपको समझा पाऊँ, मैं अपना नज़रिया आपको दे पाऊँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ होती है, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो सॉल्यूशन पे दिमाग नहीं होता, ठीक है। मेन दिमाग कहाँ पर होता है कि मैं उन चीज़ों को आपके दिमाग में इस तरीके से रखूँ कि मतलब क्लैरिटी रहे, मैक्सिमम रिजल्ट रहे। एक आधी बार गलतियाँ हो जाती हैं, प्लस माइनस में, गुणा में, एक आधा 2 भूल गया, कुछ हो गया है, क्योंकि मेरा वहाँ पर ध्यान ही नहीं होता, मैं उस फोकस से थोड़ी सोल्व कर रहा हूँ जैसे मैं पेपर में सोल्व करूँगा। एक आधी बार गलती हो जाए और आपको पता लग गई हाँ यहाँ पर गलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है गलती, खुद पर डाउट मत किया करो। कई बार स्टूडेंट को ये डाउट हो जाता है कि सर ने ऐसे किया, जब आपको साफ साफ पता लग गया कि हाँ यहाँ पर यार ये 2 ऊपर वाली स्टेप में लिखा था, नीचे नहीं लिखा, तो इसका मतलब गलती है, आपको पकड़ में आ गई, तो सेल्फ डाउट मत किया करो, एक आधी बार गलती हो सकती है मेरे, क्योंकि मेरा वहाँ पर ध्यान ही नहीं रहता 100%। मेन फोकस तो मेरा आप लोगों को समझाना है, वो सॉल्यूशन तो सेकेंडरी है, उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लेन डिवाइड से राइट सर्कुलर कोन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक प्लेन डिवाइड कर देता है कोन को 2 पार्ट में जिनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो ये जो कोन है पता नहीं कौन है, ये जो कोन है के बीच में ऐसे चाकू मारा, 2 हिस्सों में बढ़ गया, इनका वॉल्यूम क्या था, सेम था।
अगर इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो नीचे वाले का वॉल्यूम भी 1 यूनिट है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल अगर लाइन खींची जाए तो हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का, ना कि ट्रायंगल और इस ट्रेपेजियम का, बिकॉज ये सिमिलर फिगर है ही नहीं ट्रायंगल और ट्रेपेजियम। तो ठीक है, तो जब भी कोन में फ्रस्टम मारा जाएगा अपना कंपैरिजन होएगा छोटे कोन का और बड़े कोन का। ठीक है, छोटे कोन का वॉल्यूम 1 यूनिट है तो बड़े कोन का वॉल्यूम जो है पूरे बड़े का, बिकॉज ये दो कोन सिमिलर हैं, तो बड़े कोन का जो वॉल्यूम है वो 2 यूनिट है। ठीक है, तो छोटा कोन, और हमें एग्जैक्टली कोन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बनाऊंगा एग्जाम में, इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं बनाता हूं ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे मैं सिर्फ ये वाली ट्रायंगल बनाता हूं। ये रेडियस है, रेडियस है, ये हाइट है, ये बड़े की हाइट है, स्लांट हाइट है, सब कुछ आ ही जाता है। तो मैं एग्जैक्टली ऐसे बनाऊंगा, आप भी ऐसे ही बनाएंगे। कोन के फ्रस्टम की बात होगी। ठीक है, तो इसका एरिया अगर 1 यूनिट, इसका वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है और इसका वॉल्यूम भी 1 यूनिट है, तो आप सीधे क्या करोगे, आप अपने मन ही मन में, ऐसे स्मॉल और बिग भी मैं नहीं लिखूंगा, मैं मन ही मन में करता हूं कि वॉल्यूम का रेशियो है 1:2। छोटे का वॉल्यूम 1 यूनिट है तो पूरे बड़े का वॉल्यूम 2 यूनिट है। अगर वॉल्यूम का ये रेशियो है, अब देखता हूं उसने पूछ क्या रखा है कि किस हाइट में बांटा गया है इसको, द रेशियो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड। तो वॉल्यूम एक 3D क्वांटिटी है, तो हाइट मुझे निकालना है जो कि एक 1D क्वांटिटी है। तो जितनी भी 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है ना, हाइट हो गया, रेडियस हो गया, स्लांट हाइट हो गया, सबका वही रेशियो होएगा। हमें सिर्फ उससे मतलब होता है जो उसने पूछी है, जिसकी हमें जरूरत है। उसने हाइट पूछी है, ये लो, तो हाइट का रेशियो होएगा भैया 3D से 1D में आ रहे हैं तो क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 2। तो ये छोटे कोन और बड़े कोन की आएगी हमेशा। छोटे कोन की हाइट अगर 1 है तो बड़े कोन की हाइट है क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये नीचे वाले हिस्से की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 - 1। इन दोनों पार्ट्स की हाइट उसने पूछी है। ठीक, क्लियर है? बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं ऐसे ये वाले। कई सारे क्वेश्चन करेंगे, आए हुए करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये बताओ, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, इट कट्स इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स। तो एक कोन था, उसको 3 पार्ट में काट दिया ऐसे। ओके, 1 2 3 पार्ट हो गए। by 2 cuts which are parallel to its base. The cuts are at a height of 7 cm and 14 cm from the base. बेस से 7 सेंटीमीटर ऊपर एक कट मारा, फिर 14 सेंटीमीटर ऊपर एक कट मारा, यानी कि यहाँ से 7 ऊपर, और टोटल हाइट कितनी थी 21। तो 3 बराबर हिस्सों में बट गया ना। हमें सिर्फ रेशियो चाहिए। क्यों रेशियो चाहिए? क्योंकि उसने रेशियो ही पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ टॉप बॉटम एंड मिडल पार्ट। लेकिन हम टॉप बॉटम और मिडल में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम इंटरेस्टेड हैं छोटा कोन, उससे बड़ा कोन और उससे बड़ा कोन। तो सबसे छोटे कोन की हाइट कितनी है, वो है 1। उससे बड़े कोन की हाइट कितनी है, 1 और 1 2 यूनिट। उससे बड़े कोन की हाइट कितनी है, 3 यूनिट। हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जो 3 कोन हैं उनकी किसी भी एक चीज़ का रेशियो देगा, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट, किसी भी चीज़ का। अब ये जो रेशियो है ये दे रखा है हाइट का, लेकिन यही रेडियस का है, यही स्लांट हाइट का है। 1 डायमेंशनल सारी चीज़ों का यही है। ये बंदा किस में इंटरेस्टेड लग रहा है, ये इंटरेस्टेड लग रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डायमेंशनल चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो हमें जो भी मिलेगा वो छोटे कोन बड़े कोन का मिलेगा। तो करो जल्दी से स्क्वायर। 1 डायमेंशनल क्वांटिटी से 2D का रेशियो निकालना है, 1:4:9। अब देखो, छोटे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है 1 यूनिट, तो इस बड़े का है 4 यूनिट, तो 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3 यूनिट। इस छोटे कोन का यहां से लेकर यहां तक इसका है 3 और 1 4, तो यहाँ इस हिस्से का कितना हो जाएगा 9। पूरे का तो 9 है, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, तो ये 1 यहां पर आएगा, 4 में से 1 गया 3 यहां पर आएगा, 9 में से 4 गए 5 यहां पर आएगा। इसको रटना नहीं है, आप समझ गए। छोटे वाले का 1 है तो 4 में से 1 गए 3, इस हिस्से का हो गया। अब मिडल वाले का 4 है यहां तक, तो 9 में से 4 गया 5, इसका हो गया। ये इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो है। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ टॉप, मिडल एंड बॉटम? तो दैट विल बी 1:3:5। अब एक काम की बात मैं आपको बता दूं, सुनो। यहां पर इसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो तो ऐसे बता पाओगे, लेकिन अगर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा तो ऐसे नहीं बता पाओगे।
क्योंकि मैं टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकता हूँ, लेकिन किस किस का टोटल सरफेस एरिया? छोटे कोन का, उससे बड़े कोन का, उससे बड़े कोन का। ठीक है, तो छोटे कोन का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन जब बड़े कोन वाले में से इसको घटाओगे तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में तो काम चल जाएगा। बड़े कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में से अगर मैं नीचे वाले हिस्से का कर्व्ड सरफेस एरिया घटा दूंगा तो ऊपर वाले का आ जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो इस पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में से नीचे वाली लेयर का घटाऊंगा तो ऊपर वाले का आ जाएगा। पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में से, पूरे कोन में से ऊपर वाले कोन का घटाऊंगा तो नीचे वाले फ्रस्टम का आ जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ऐसे नहीं चलता। तो अगर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर वो इन 3 टुकड़ों के टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो रेशियो वाले मेथड से नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा। वो जिस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत पड़ेगी उसमें बता दूंगा, डरना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, वो जनरली ऐसे पूछता नहीं, वो बस इस बीच वाले का टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, डायरेक्टली रेशियो नहीं पूछता है, तो बताऊंगा मैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो हम कर देंगे। हाँ, अगर वो छोटे कोन, बड़े कोन, बड़े कोन, इन तीनों कोन्स का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, वो यही होएगा, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया वो यही होएगा। काटने के बाद पूछेगा देन हमें निकालना पड़ेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इरेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, ओके, इज कट बाय 2 प्लेन्स। तो यहां पर उसने क्या किया, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसको इसने काट दिया ऐसे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, चाहे ये वाली पिरामिड हो या कौन हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है? जब तक वो ट्रायंगल को यूज नहीं करा, जब तक वो रेशियो पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स फलाना ढिमकाना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कैसी पिरामिड है, सिर्फ ये बनाओ। ठीक है, देखो, और इरेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड is cut by 2 planes which are parallel to its base. The planes ट्राइसेक्ट 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं प्लेन, एल्टीट्यूड को, हाइट को, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। ओके जी, हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इन 3 हिस्सों में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो छोटा पिरामिड, बड़ा पिरामिड, बड़ा पिरामिड। तो सबसे छोटे पिरामिड की हाइट है 1, उससे बड़े की है भैया 2, और सबसे बड़े की है 3। ये है हाइट का रेशियो, 1 डायमेंशनल चीज़ों का रेशियो, सभी का सेम होएगा। ये बंदा इंटरेस्टेड है वॉल्यूम ऑफ टॉप, मिडल एंड बॉटम पार्ट इज V1, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ टॉप, मिडल एंड बॉटम पार्ट इज V1 रेशियो V2 एंड V3। V1 रेशियो नहीं है, कॉमा है भाई, गलती करिए यहाँ पर, कॉलन, ये रेशियो का साइन नहीं है। ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ टॉप, मिडल एंड बॉटम पार्ट इज V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3? तो बोल रहा है इसका वॉल्यूम V1, इसका V2, इसका 3, तो इसका रेशियो बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर कोई चीज़ें रटनी नहीं है। कई बच्चे रट के बैठ जाते हैं यहाँ पर भी, उनको रटने की बीमारी होती है बेचारों को। ओपीडी में दिखाओ अपने आप को, अगर ये बीमारी है आपको तो डॉक्टर को बताओ कि भैया रटने का दिल करता है, कुछ भी चीज़ देख ले रटने का दिल करता है, लॉजिकली चलने का दिल नहीं करता है, गोली वोली देगा कुछ। तो 1 डायमेंशनल चीज़ों का रेशियो हो गया 1:2:3, छोटा कौन, मिडिल कौन, बड़ा कौन। ओके जी, तो 3D वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो 1:8:27। तो सबसे छोटे कौन का वॉल्यूम है 1 यूनिट, इस बड़े का है भैया, मिडल वाले का 8 यूनिट, तो ये हो गया 7 यूनिट, और इस पूरे बड़े का है 27 यूनिट। तो 27 में से 8 घटाओगे 19 यूनिट, 1/7=19। यहाँ पर कुछ भी ऐसे रटना नहीं है। कई बच्चे ऐसे रटते हैं कि 1 आ गया, 7 और 1 8, 2 का क्यूब बनेगा, इन सब को जोड़ेंगे, तो इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? थोड़ा सा काम कर ही सकते हो। वो कुछ और पूछ लेगा, थोड़ा सा बदल देगा, बिना वजह मार खाएंगे हम, अच्छे लगोगे, फिर चीज़ आते हुए भी छोड़ के आओ। The right pyramid has a square base with side this height this. The pyramid is cut into 4 parts of equal heights, okay, by 3 cuts. What is the ratio of volume of the 4 parts? ठीक, अब की बार जो पिरामिड है वो इस टाइप की है, और इसको कितने पार्ट्स में बांट दिया है उसने? उसने इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया है ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन मैंने क्या बताया, यहाँ पर उसने सिर्फ बात की है कि 4 पार्ट्स का वॉल्यूम कितना है। अगर वो ये बात करे कि इस बीच वाले हिस्से का टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो फिर तो हमें ये फिगर बनानी भी पड़े।
क्योंकि हम इस टॉप का एरिया निकालेंगे, हम इस बॉटम का एरिया निकालेंगे और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ वॉल्यूम के कंपैरिजन की बात हो रही है तो फिगर तक बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनकी बात हो रही हो। 1 2 3 4 4 बराबर हिस्सों में उसने बांटा है, बराबर में बांटा है क्या, 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ये चारों बराबर हैं, बेशक से स्क्वायर बेस हो। तो सबसे छोटी पिरामिड का हाइट कितना है, हाइट्स का रेशियो है 1, उससे बड़ी पिरामिड का 2, उससे बड़ी की 3, उससे बड़ी की 4। ये 1 डायमेंशनल चीज़ है। इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होएगा, 1:, ये क्यूब करेंगे 8:27:64, ठीक है भैया। अलग अलग पार्ट्स के वॉल्यूम का ही पूछा है ना, ओके। तो सबसे छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम है 1 यूनिट, उससे बड़े वाले का कितना है, इस बड़े वाले का 8, तो 8 में से 1 गया 7, 27 में से 8 गया 19, अच्छा मैंने 67 लिख दिया, 64, 64 में से 27 गया, 14 में 7 गए 7, 5 में 2 गए 3, 37। ये देखो 1 7 19, 47 भी है, 14 में 7 गए 7, 5 में 2 गए 3, ठीक है, क्योंकि 47 था, डर तो लगता ही है भैया, है ना, हो कुछ गड़बड़ हो गई हो। A pyramid has square base. The side of square is 12 centimeter. Okay, and height of pyramid is 21 centimeter. The pyramid is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base. The cut are at a height of 7 and 14. Okay, what is the difference between? Difference in the between ही लिख दिया, इन लिखने की क्या जरूरत है। Difference between the volume of top most and bottom most part. सबसे जो टॉप का पार्ट है और सबसे जो बॉटम का पार्ट है, उनके वॉल्यूम के बीच में क्या फ़र्क है। सोचो, मैं चाहता हूं कि आप सोचें। देखो, हम किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम, अगर किसी भी पिरामिड को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है तो उनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल पा रहे हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर निकाल पा रहे हैं। ये 1 यूनिट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये 7 यूनिट है, ये 19 यूनिट है, ये 37 यूनिट है, ऐसे निकाल पा रहे हैं। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का फ़र्क कितना है वॉल्यूम का, इसका और इसका, तो 36 यूनिट का फ़र्क है। तो आप पूरे पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लो। पूरे पिरामिड का वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो रहा है, 64, अगर इन सबको जोड़ोगे तो 64 यूनिट को पूरे पिरामिड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो 36 यूनिट को क्या करता है। अगर वो इन दोनों का डिफरेंस पूछ ले तो 18 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करता है। या सबसे छोटे पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो 36 यूनिट की क्या वैल्यू है। हिंट दे रहा हूँ ताकि आप कर पाओ, समझा नहीं रहा, अब मैं समझाऊंगा, करो मेरे बताने से पहले। तो एक पिरामिड है अपने पास मेरे भाई, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया और जो कट है इसकी टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर। पहला कट बेस से 7 सेंटीमीटर पर, दूसरा 14 पर, ठीक, 7 7 7, 3 बराबर हिस्सों में बटी हुई है पिरामिड, ठीक है। तो छोटे वाले पिरामिड की हाइट है 1, उससे बड़े वाले की 2, अगर मैं सिर्फ रेशियो की बात करूं, और उससे बड़े वाले की 3। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1:8:27। सबसे छोटी पिरामिड का वॉल्यूम है 1, इस हिस्से का कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गए 7, और इस हिस्से का कितना हो जाएगा, 27 में से 8 गए 19। वो बोल रहा है सबसे टॉप वाले और सबसे बॉटम वाले हिस्से के वॉल्यूम में क्या फ़र्क होएगा। तो कितने यूनिट का फ़र्क है। इसका एरिया, इसका वॉल्यूम 1 यूनिट नहीं है, हमने मान लिया कि अगर इसका 1 यूनिट है तो इसका 7 होएगा। कंपैरिजन हो रहा है, रेशियो हमें पता है, तो 18 यूनिट। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, आपको 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, उसको 18 गुना कर दो। या फिर टोटल वॉल्यूम कितना है सबसे बड़े वाले का, 27, ये टोटल सबका 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 18 की आ जाएगी। 27 की निकाल लेंगे, 27 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगी, 18 से गुणा करेंगे, 18 की आ जाएगी। सिंपल बात, ठीक है। तो टोटल वाले का इजीली निकाल लूंगा ना, उसकी हाइट हुईट सब कुछ गिवन है, मुझे छोटे वाले का निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो टोटल वाले पिरामिड का क्या होएगा वॉल्यूम, पिरामिड है तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है, स्क्वायर है सर, साइड क्या है 12, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट क्या है पिरामिड की 21। तो ये कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 27 यूनिट की वैल्यू है, तो मैंने इसको 27 से डिवाइड किया, ये कितने यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की मुझे निकालनी है, 18 की तो 18 से गुणा किया, खत्म बात। ये करना है हमने,
समझ में आ गई बात? ओके जी। तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3 7 21, 3 चौके 12, 7 दूनी 14, 4 चौके 16, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा 672। हमें एग्जैक्टली ना इस हिस्से का वॉल्यूम निकालना ना इस हिस्से का वॉल्यूम निकालना, डिफरेंस निकालना है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ओके, कोन है, कोन को प्लेन से काट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, फ्रस्टम का वॉल्यूम बता दिया। रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ द फ्रस्टम इज, ठीक, बताते हैं। इसने ये बताया है, एक कोन है, द कोन इज कट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस सो एज टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। उसने ये तो नहीं बताया ना कि 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है या रेशियो 1:2 है, तो हम इनके वॉल्यूम का रेशियो तो नहीं निकाल पाएंगे कि भैया कितने कितने यूनिट है, वॉल्यूम का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। ओके, हाँ, उसने आपको, मैं ये चाहता हूँ कि आप करें, मैं आपको हिंट दूंगा, मैं सीधा उत्तर नहीं बताऊंगा। उसने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? उसने आपको बड़े कोन के बारे में सब कुछ बता दिया, रेडियस भी बता दिया, हाइट भी बता दी। तो बड़े कोन का सब कुछ निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल, सब कुछ निकाल सकते हैं। रेडियस और हाइट से सब आ जाता है। तो बड़े कोन का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। और उसने फ्रस्टम का वॉल्यूम बता दिया, बता तो रखा है। तो पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, इनके वॉल्यूम का रेशियो हम निकाल पा रहे थे क्योंकि वो हाइट का रेशियो बता दे रहा था, रेडियस का रेशियो बता दे रहा था, जो भी उसका दिल कर रहा था वो बता दे रहा था। लेकिन यहाँ पर भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। हालांकि उसने ये नहीं बताया कितनी ऊंचाई से काटा, बट उसने फ्रस्टम का वॉल्यूम दे दिया और टोटल वॉल्यूम को निकालने का माल दे दिया, जिससे हम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं फ्रस्टम का वॉल्यूम बटे में बिग कोन का वॉल्यूम, मुझे इनके वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो मिला तो मैं कंपेयर करूंगा छोटे कोन के वॉल्यूम को बड़े कोन के वॉल्यूम से, कि सिमिलर तो 2 कोन ही हैं, छोटा कोन और बड़ा कोन। अगर उनके वॉल्यूम को मैं कंपेयर करूंगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो मिल गया तो रेडियस का रेशियो भी मिल जाएगा क्यूब रूट करने पर। अब मेरे बताने से पहले कर लो, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखो। तो भैया फ्रस्टम का वॉल्यूम अपने पास है 1254, बड़े कोन का वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है बड़े वाले कोन का? 9 इंटू हाइट। चलो जी, 22 पंजे 110, तो बच जाएगा क्या 115, तो 22 7, ठीक है, 3 3 9, 3 से ये जाएगा 19 पर, और कुछ कट रहा है, 7 3 21, तो आ गया 19:27। अगर सबसे बड़े वाले कोन का जो वॉल्यूम है, अगर इसका जो वॉल्यूम है वो 27 यूनिट है, तो इस नीचे वाले फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है वो 19 यूनिट है। तो 27 में से 19 गए, इसका वॉल्यूम 8 यूनिट है। तो छोटे कोन बटे में बड़े कोन, क्योंकि हम तो कोन्स को ही कंपेयर कर सकते हैं, गरीब आदमी हम, ठीक है। छोटे कोन का वॉल्यूम है 8, ऐसे नहीं करेंगे, इतने गरीब भी नहीं है। छोटे और बड़े कोन का वॉल्यूम कंपेयर कर रहा हूँ। छोटे कोन का वॉल्यूम है जी 8 और बड़े कोन का वॉल्यूम है 27। तो वॉल्यूम का ये रेशियो है, तो इनकी 1 डायमेंशनल चीज़ों का क्या रेशियो हो जाएगा? 2:3। 1 डायमेंशन में कुछ भी हो, हाइट हो, स्लांट हाइट हो, रेडियस हो, सब कुछ। छोटे वाले का 2 है तो बड़े वाले का 3 है। उसने क्या पूछा है वो अब मैं देखूंगा। द रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर फ्रस्टम, मतलब कि फ्रस्टम के अपर सर्कुलर पोर्शन का, यानी कि छोटे कोन की रेडियस पूछ रहा है, छोटे कोन की रेडियस। तो भैया बड़े कोन की रेडियस क्या है? छोटे कोन और बड़े कोन की रेडियस का रेशियो तो हमें पता ही है 2:3, यही इनकी हाइट का रेशियो है, यही इनकी स्लंट हाइट का। तो बड़े कोन की रेडियस क्या है? बड़े कोन की रेडियस है सर 9, 3 गुना, तो छोटे कोन की रेडियस भी 3 गुना हो जाएगी, इससे खत्म बात। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, कई बार आप इनके वॉल्यूम के रेशियो को, इनके कर्व्ड सरफेस एरिया के रेशियो को निकाल पाओगे,
वो नीचे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया दे देगा और टोटल का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का माल दे देगा। तो छोटे कोन और बड़े कोन का रेशियो निकालने का मटेरियल ना दे, बट फ्रस्टम और बड़े कोन का भी दे दे, तो भी तो फिर बड़े का आ गया, फ्रस्टम का आ गया, घटा के छोटे का आ जाएगा और कर लेंगे हम अपने काम को। ठीक। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ frustum of a right circular cone whose area of base is this, diameter of circular upper surface is this, slant height is this will be। देखो हमें फ्रस्टम के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिना उनके काम चल सकता है, बट फिर भी एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, अगर हमें वो फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी काम चलेगा। तो इसीलिए सर्कुलर फ्रस्टम के फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। मैंने आपको पहले करवाए भी हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अगर अपर रेडियस r है और बड़े वाला रेडियस कैपिटल R है और हाइट अगर h है और ये जो स्लांट हाइट है ये L हो, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। ये R है तो ये R, ये क्या हो जाएगा R माइनस R। तो सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का, दैट विल बी 1/3 पाई R स्क्वायर प्लस RR इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वो रटने का तरीका मैं सब बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा भाई, टाइम वेस्ट होगा, दोबारा देख सकते हो जहाँ पर बताया। उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हाफ इंटू, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ, वहाँ पर सब कुछ बता तो चुका हूँ, पाई R प्लस R इंटू L। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है इसमें L स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें पता होना चाहिए कि हैं, कॉन्शियसली अपने दिमाग में कि ये चीज़ें भी होती हैं। अब उसने क्या पूछा है भाई साहब ने, उसने बताया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस है पाई 16 स्क्वायर, ये तो यानी कि कैपिटल R क्या हो गया 4, एंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर सरफेस, यहाँ पर डायमीटर 4 है तो ये क्या हो गया 2, 4 का 2, ये पाई 4 स्क्वायर है तो R की वैल्यू 4 होगी। और उसने क्या बताया, स्लांट हाइट बताई है उसने 6। क्या पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो ठीक है पाई R प्लस R 4 और 2 6 इंटू L 36 पाई आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो हमें फॉर्मूले डायरेक्ट पता भी होने चाहिए। मैं बिना फॉर्मूले के भी आपको निकाल के बता सकता हूँ इसको ऊपर ज्वाइन करके, बट क्यों, इतना तो हम कर सकते हैं, बार बार पूछ रहा है तो। नेक्स्ट, ये भी नहीं है कि मैं फॉर्मूले के अगेंस्ट हूँ, नहीं, जो इरिलेवेंट चीज़ें हैं मैं उनके अगेंस्ट हूँ। रिलेवेंट चाहे फॉर्मूला हो, कंसेप्ट हो, कुछ भी हम करेंगे भाई, हमें जॉब चाहिए, हम 1% भी कमी क्यों छोड़ें अपनी तैयारी में, अगर कोई रिलेवेंट चीज़ है तो। हाँ, इरिलेवेंट चीज़ है उसको क्यों करें, एक तो इरिलेवेंट करने में जोर गया, उतनी देर में रिलेवेंट को कर लेते, और एक बर्डन बढ़ गया, है ना। ए कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर पूछा गया क्वेश्चन है, स्टैंड्स ऑन इट्स बेस, it is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base such that the height of the 3 parts from top are in ratio। एक कौन था अपने पास, ठीक है, फिगर ही बना देता हूँ, अदरवाइज जरूरत तो नहीं है। इसको इस तरीके से उसने बांट दिया, या फिर रहने देते हैं यार, फिगर घचपच हो जाएगी ज़्यादा, आप समझ भी नहीं पाओगे। उसने इस तरीके से बांट दिया कि जो टॉप वाले पोर्शन की जो हाइट है वो 1 है, रेशियो बता रहा है वो, इस वाले पोर्शन की हाइट जो है वो 2 है, इस वाले पोर्शन की हाइट जो है वो 3 है, ऐसे उसने कोन को बांट दिया। ठीक, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मिडल पार्ट, ये जो मिडल पार्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अगर वो आपसे इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके बताऊं। देखो, हम कर्व्ड सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया, सिर्फ चारों तरफ का एरिया। जैसे आप इन तीनों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हो, छोटे कोन का वॉल्यूम, बड़े कोन का वॉल्यूम और सबसे बड़े कोन का वॉल्यूम, घटा घुटू के हम तीनों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालते आए हैं अब तक, और उसने पूछा भी है। ठीक है, ऐसे ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो भी निकाल सकते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें 2 सरफेस हैं टॉप और बॉटम में, ऊपर वाले में सिर्फ 1 है, इसमें 2 है, उसका रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है
कि कर्व्ड सरफेस एरियाज के रेशियो निकाल लो, इसका कुछ होएगा, इसका कुछ, इसका कुछ। तो फिर अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है या फिर पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है कितने यूनिट, जैसे मैंने इक्वेशन करवाया था, याद करवाऊँ आपको, ये वाला, उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे का मैंने वॉल्यूम निकाला, कितने यूनिट है मैंने बता दिया 18। ऐसे ही आप कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। तो पूरे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का देख लेना ये कितने यूनिट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, उसमें टॉप और बॉटम का ऐड कर देना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसको एज ए फ्रस्टम ही ले लो बेचारे को, एज ए फ्रस्टम इसको मानोगे तो आप निकाल लो कुछ चीज़ें। फ्रस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, फ्रस्टम के लिए स्मॉल आर चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो एल चाहिए, है ना। तो फिर निकाल लेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया आ ही जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर प्लस आर एल और एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम वो हम जोड़ेंगे। तो मैं फ्रस्टम लेके इसको कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन चीज़ों की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम रैंडमली नहीं चल रहे, कुल मिला हमें पता है हम कहाँ पर जा रहे हैं, वहीं पर जाएंगे जो वो पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जी, तो सबसे छोटे कोन की हाइट 1, उससे बड़े कोन की हाइट 2 और 1 3, उससे बड़े कोन की हाइट 3 2 5 और 1 6। तो ये जो रेशियोज हैं ये हैं कोन की वन डायमेंशनल चीज़ों के, उनकी हाइट के, रेडियस के, स्लांट हाइट के, जो भी है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फ्रस्टम की हाइट चाहिए, स्लांट हाइट, सब कुछ, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए हैं। एक एक करके अब मैं ये निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़े कोन की चीज़ देखते हैं को एक बार। इन छोटे कोन की हो गई, ठीक है, वन डायमेंशनल, तो ये सारी वन डायमेंशनल चीज़ें हैं ना, चलो निकालते हैं। या फिर इनका डिफरेंस, या फिर वैसे ही बता देता हूँ, दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती हैं ना, आपको कैसे बताऊँ यार, डायरेक्टली अगर मैं रेशियो से बताऊँ, छोटा माइनस बड़ा ही कर लेते हैं, चलो। तो सबसे बड़े वाले कोन की रेडियस कितनी है, सबसे बड़े वाले कोन की रेडियस है 90, दिस इज 90। और सबसे बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है, सबसे बड़े वाले कोन की हाइट है 120। तो देखो 3 4 30 थी 90, 30 चौके 30 पंजे 150, 3 4 5 का 30 गुना है, ठीक है। अब सबसे बड़े कोन की वैल्यूज आ गई तो मैं किसी की भी निकाल सकता हूँ, उन्हीं से मैं निकालूंगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी तरीके से निकालूंगा, अदरवाइज मैं एक और तरीके से निकालने वाला था, बहुत ही ईजी तरीके से जो आपको समझ में आएगा। तो अगर ये वाली 90 है, सबसे बड़े कोन का रेडियस 90 है, तो मुझे छोटे कोन का रेडियस चाहिए और उससे छोटे कोन का रेडियस चाहिए। तो इनके रेडियस का भी तो यही रेशियो है, तो 6 का कितने गुना है 90, आप बोलोगे सर 15 गुना है, 6 का 15 गुना है। तो इससे छोटे कोन का रेडियस 3 का 15 गुना 45, ये है 45। ये फिर सबसे छोटे कोन का रेडियस है 1 का 15 गुना, ये है 15। मैं बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को ये लगता है कि बस ऐसे ही चल रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं, हम टारगेटेड अप्रोच कर रहे हैं, हमें जो चाहिए वो चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए अभी स्लांट हाइट, तो इन तीनों कॉन्स की स्लांट हाइट का भी यही रेशियो है। अगर छोटे वाले कॉन की स्लांट हाइट 1 है, तो बड़े वाले कॉन की जो स्लांट हाइट है वो कितनी है 3, तो 3 में से 1 गया 2, और सबसे बड़े वाले कॉन की स्लांट हाइट है 6, तो 6 में से 3 गया 2 और 1 3 3। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देखो हाइट्स का जो रेशियो निकला वही स्लांट हाइट्स का निकला, क्योंकि हाइट और स्लांट हाइट क्या है, दोनों वन डायमेंशनल चीज़ें हैं। तो अगर ये पूरी 150 है, मैं तो सिर्फ 2 में इंटरेस्टेड हूँ मेरे भाई, तो 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 150 है तो 25 गुना है, तो 2 का 25 गुना 50, दिस इज इक्वल टू 50। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, समझ में आ रहे हैं की बातें, कर दूँ अब मैं, ठीक है जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा भाई पाई, उसने पाई तो खोल ही रखा है, पाई आर प्लस आर यानी कि दिस प्लस दिस 60 इंटू एल इज इक्वल टू 50 प्लस पाई एरिया ऑफ द बॉटम, तो इस 45 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई को मुझे कॉमन ही लेना पड़ेगा 15 का स्क्वायर, तो पाई को मैंने ले लिया कॉमन, और कुछ भी अगर मैं कॉमन ले सकूँगा तो मैं लूँगा, शर्माएंगे नहीं। इन सब में देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 15 कॉमन ले सकते हैं, है ना। एक 15 मैंने यहाँ से काटा, एक 15, 2 45 है तो 15 थी 45, एक 45 को 3 पर काट दिया, एक 45 ये पड़ा, और पाई भी मैं ले ही चुका हूँ, और एक 15 चौके 60, 15 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आके और क्या कॉमन ले सकता हूँ,
15 पड़ा है, 5 कॉमन ले लेते हैं और तो क्या ही ले सकते हैं। 5 थी 15, 5 नहीं में 45, 5 दही 50, तो मैंने एक 5 कॉमन ले लिया। अब ये क्या बच गया, यहाँ पर बच गया, ये देखो ये प्लस है इससे पहले वाला, ये प्लस है ये वाला, 10 चौके 40 प्लस 9 थी 27 प्लस 3, 27 और 3 30 और 40 70, 7 से 7 गया। यहाँ से एक 2 उठाकर इसको दे दूंगा तो ये भी 10 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर बच जाएगा 11, 11 इंटू दिस 165, ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ रही है। ये छोटी मोटी चीज़ें समझ रहे हो जो मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये कैलकुलेशन को कैसे ईजी बना रही है। तो ये चीज़ें मैं आपको अलग से एक क्लास के अंदर नहीं करा सकता। कई बच्चे बोलते हैं कैलकुलेशन की क्लास ले लो, 2 तरह की कैलकुलेशन है, जो अलग से क्लास लेके करवाई जा सकती है वो स्टार्टिंग में ले ली है, और जो क्वेश्चन के थ्रू करवाई जा सकती है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक। और वो रटनी नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विद प्रैक्टिस हमें खुद स्ट्राइक होती है। मैं ये चीज़ें रट के नहीं बैठा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे काटूंगा, नहीं, ऐसे कितनी चीज़ें रटेंगे। हम उस चीज़ में एक्सपर्ट बन रहे हैं तो हमें स्ट्राइक हो रही है उस वक्त, बस ये। ए बकेट इज ऑफ ए हाइट 25 सेंटीमीटर, ओके, इट्स टॉप एंड बॉटम रेडियाई आर दिस एंड दिस। एक बकेट है, इट्स कैपेसिटी यानी कि कुल मिलाकर फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम पूछा, एक बाल्टी के बारे में इन्होंने बताया है, ऐसी है। टॉप का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 20, बॉटम का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 10। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, हाइट जो है दैट इज इक्वल टू 25। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू एच, ठीक है। तो निकालें फिर, कैसे पूछा इसने, लीटर में पूछा है। अपने पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बाद में कर देंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। देखो तो 1/3 पाई को इन्होंने खोला नहीं, पाई आर स्क्वायर 400, अलग से निकाल कर लाऊंगा इसको, आर स्क्वायर 100, इन दोनों का प्रोडक्ट 200, 400 200 600 700 इंटू हाइट इक्वल टू 25। ओके, क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा, नीचे 3 भी पड़ा है यहाँ पर, ओके। 25 7 175 2 और पाई, ये है सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब लीटर में कन्वर्ट करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। मैं डायरेक्टली बताऊंगा नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, सेंटीमीटर का मामला है तो छोटा डिब्बा, मीटर का मामला है तो बड़ी टंकी। छोटा डिब्बा 10 बाई 10 बाई 10 के छोटे डिब्बे में 1 लीटर पानी आता है, तो 10 10 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर बनता है। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर बनता है। आपको पहले अच्छे से समझा चुका हूँ मैं। इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गई, 17.5 बटे में 3 पाई। आया हुआ क्वेश्चन है CDS में, ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है। सो दैट्स ऑल, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ऐसी ही एक और क्लास होएगी, फिर उसके बाद मेंसुरेशन 3D विल बी फिनिश्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से भी डरना नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है भैया ट्रिग्नोमेट्री है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आपको पूरा कवर करवा दूंगा। और हाइट एंड डिस्टेंस तो ना के बराबर टॉपिक है, ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो अपने रेगुलर क्वेश्चन है ना उनको तो आप ऐसे डायग्राम बनाए और उत्तर दें ऐसे देकर मारोगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। इस वीडियो का जो भी फीडबैक है प्लीज़ अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर दिया करो, मेरे को वीडियो ऐसी लगी, जो भी आपका फीडबैक है वहाँ पर, ठीक है। मैं उसके ऊपर कांस्टेंट नज़र रखता हूँ फीडबैक। अगली वीडियो में मिलते हैं भाई, बाय।